हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 गणित वर्ष 2026 के 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 15 तक आपको 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ये है। आज हम इन सभी का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 से। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, यदि एक ए सदिश का मान हमें दे रखा है, बी सदिश का मान दे रखा है, तो हमें ए सदिश और बी सदिश के सदिश गुणन का प्रमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश के सदिश गुणन का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए सदिश गुणा बी सदिश। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सदिश गुणा बी सदिश, ये लिखेंगे। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, आई जे के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सदिश ए के आई जे के गुणांक लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2, 1, 3। सदिश बी के लिखेंगे तो 3, 5 माइनस, यही हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हल करेंगे तो आई के साथ क्या करेंगे, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे। आई वाला पंक्ति और स्तंभ, ये बचेगा हमारे पास -2 माइनस का 15 -6। अब हम क्या करेंगे, जे वाली पंक्ति और जे वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये बचेगा -4 माइनस का 9 प्लस का के वाली पंक्ति और के वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 10 -3। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका मान आ जाएगा -17 आई प्लस का 13 जे, क्योंकि -4 -9 -13 हो जाएगा, एक माइनस बाहर लग रहा है तो प्लस का 13 हो जाएगा, प्लस का 7 के। ये हमारे पास किसका मान आ गया, ए और बी के सदिश गुणन का मान आ। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना था, देखिए अब हमें यहाँ पर ये तो ज्ञात नहीं करना था, हमें करना था इसके प्रमाण का मान क्या। तो हम लिखेंगे ए सदिश गुणा बी सदिश के प्रमाण का। ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए आई के गुणांक का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 7, यही आ जाएगा हमारे पास। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। और 7 का वर्ग कितना होगा, 49। हो जाए, इन सभी का जब आप योग करेंगे तो उसका मान आएगा 507। ये इसका योग आ जाएगा। तो ये इसके प्रमाण का मान हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 के अथवा वाले पार्ट को हम हल करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है दो सदिशों, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनके प्रमाण हमें कितने दे रखे हैं, 1 और 2। तथा ए वेक्टर और बी वेक्टर के अदिश गुणन का मान हमें कितना दे रखा है, 1। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सदिशों के बीच के कोण ज्ञात करना। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, माना इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको मान लेते हैं कि कोण जो है वो थीटा है। कोण कितना है, थीटा। अब हमें एक सूत्र पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए सदिश डॉट बी सदिश का जो मान होता है वो होता है ए के परिमाण का मान बी के परिमाण का मान कॉस थीटा, जी हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा का मान कितना आएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बटे में ए के सदिश का परिमाण गुणा बी के सदिश का, सही हो जाएगा हमारे पास। इनके मान रख दीजिए, ए सदिश डॉट बी सदिश का मान हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे बटे ए सदिश का परिमाण कितना है, 1, और बी सदिश का परिमाण कितना है, 2, तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2। अब हमें ये ज्ञात है कि कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब कॉस 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री पे तो कॉस का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का मान कितना निकल आया, 60 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री हो। ये बात समझ में आ गई आपको। तो हमें कोण तो ज्ञात करना था दोनों सदिश के बीच का, तो इसका हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो। समझ में आ गया? चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। वो हमसे कह रहा है किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। एक आयत है, उसकी लंबाई क्या है, x है, जो 3 सेंटीमीटर प्रति
मिनट की दर से घट रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dx/dt का जो मान हो है वो कितना है, -3। अब हमें कैसे पता लगी माइनस का सीन है, वो ऐसे पता लगी कि घट रही। अगर बढ़ रही होती है तो प्लस में होता है, और घट रही है तो किस में होगा, माइनस में होगा। अब वो कह रहा है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी dy/d का मान कितना हो जाएगा, dt का मान 2 हो जाएगा। ये बढ़ रही है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब वो कह रहा है जब x का मान 10 है और y का मान कितना है, 16, यानी जब लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो हमें आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है कि आयत के परिमाप में किस दर से परिवर्तन होगा, हमें ये ज्ञात करनी है। अब देखो परिमाप का सूत्र लिखो। आयत के परिमाप, हमने मान लिया कि परिमाप को हम p मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, p। तो p का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र यही होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से p का जो हमारे पास सूत्र निकलेगा वो निकलेगा 2 गुणा x प्लस 2 गुणा y, ये निकलेगा। अब हम इसे क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका दर निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा dp/dt, ये हो जाएगा इसका अवकलन t के सापेक्ष बराबर 2 dx/dt प्लस 2 dy/dt, ये हो जाएगा। अब इनके मान रख दीजिए। dx/dt का मान कितना है, -3 हमें दे रखा कृष्ण। dy/dt का मान कितना है, तो जो हो गया -6 प्लस का 4, ये -6 प्लस 4 किसके बराबर होता है, -2 के बराबर। तो यहाँ पर हमें आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर कितनी मिल गई, -2, यानी 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। जो जी माइनस का चिन्ह है वो किसको बता रहा है, घटने को बता रहा है। तो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 7वें का अथवा बड़ा पार्ट, वो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन, फलन हमें क्या दे रखा है, fx बराबर cos x, अंतराल 0 से पाई में हाथ समान होगा। हमें बताना है कि अंतराल 0 से पाई में cos x जो होगा वो कैसा होगा, हाथ समान। चल इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमें फलन जो है वो fx कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है cos x। अब सबसे पहले इस फलन का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर x के सापेक्ष में हमें f' का मान कितना मिल जाएगा, माइनस का sin x। cos x का अवकलन कितना होता है, sin x। अब जैसा कि हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे जो है x का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से पाई तक। यही तो अंतराल दे रखा है हमें, 0 से पाई। तो हम लिख सकते हैं कि यदि x जो है वो 0 से पाई तक है तो sin x का जो मान होगा वो 0 से बड़ा हो। क्यों होगा, क्योंकि 0 से पाई का मतलब हो गया 0 डिग्री से 180 डिग्री, यानी कौन कौन से चतुर्थांश हो गए, प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में sin x का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक होता है तो sin x का मान किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो। अब sin x का मान अगर 0 से बड़ा है तो बच्चों माइनस sin x का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। माइनस sin x का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, माइनस कंट्रोल। माइनस sin x ही तो हमारे पास क्या था, f' था। तो यहाँ पे f' का मान कैसा आ गया, 0 से छोटा। अब किसी भी फलन के लिए दिए गए इंटरवल में, यानी दिए गए अंतराल में अगर f' का मान 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक आ रहा है, तो फलन उस अंतराल में कैसा होता है, हास्यमान होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंतराल 0 से पाई में, अंतराल 0 से पाई में फलन f(x) कैसा होगा, हास्यमान होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फलन f जो होगा वो हास्यमान होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने यहाँ पर इसको सिद्ध कर दिया। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ गया। अगर f' का मान जो होता वो 0 से बड़ा आता तो वर्धमान होता, छोटा आ रहा है तो कैसा हो गया, ह्रासमान। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 8, प्रश्न 8 आपसे कह रहा है कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। एक समतल में जितने भी त्रिभुज हैं टी उन सबका क्या समुच्चय है। समुच्चय टी में एक संबंध आर परिभाषित है। संबंध आर कैसे परिभाषित है कि T1, T2 संबंध आर में आएगा, कब आएगा,
जब T1 T2 के सर्वांग सम होगा, यानी दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होंगे तो वो संबंध R में क्या करेंगे, आएंगे, एक दूसरे संबंध स्थापित कर लेंगे। ये एक संबंध है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि R जो होगा एक तुल्यता संबंध हो। अब हमें पता है कि किसी भी संबंध को अगर तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है तो हमें उसे सतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, सममित सिद्ध करना पड़ेगा और संक्रामक। तो चलिए सबसे पहले हम सतुल्य सिद्ध करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, आर को सतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे। अब सतुल्य संबंध की हमारे पास सिद्ध करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंध स्थापित करे। यानी अगर हमने एक T1 क्या ले लिया, हमने एक T1 वो ले लिया, क्या ले लिया, हमने T1 एक त्रिभुज ले लिया, तो T1 क्या करेगा, T1 के साथ ही क्या करेगा, संबंध स्थापित करे। ये करना पड़ेगा ना। हमने क्या करा है, एक अगर T1 को T1 के साथ ही संबंध स्थापित करना दिखा दिया तो वो संबंध कैसा हो जाएगा, सतुल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी दो त्रिभुज आर में कब आ रहे हैं, जब वो दोनों कैसे सर्वांग सम। हमें पता है कि हर एक त्रिभुज स्वयं के साथ कैसा होता है, सर्वांग सम होता है। तो हमने लिख दिया क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के साथ सर्वांग सम होता है, इसलिए T1 किस में आएगा, आर संबंध में आएगा। तो संबंध आर कैसा हो जाएगा, सतुल्य। ठीक है, समझना। अब सममित चेक करते हैं, सममित में क्या होता है। सममित के लिए कंडीशन ये होती है बच्चों कि अगर T1, संबंध आर में आ रहा है तो T2, भी क्या आएगा, संबंध आर में आए। ये तो हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। यानी हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि A, B संबंध आर में आ रहा है तो B, A भी संबंध आर में आए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मान लिया कि T1, T2 संबंध आर में आ रहे हैं। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर T1, T2 संबंध आर में आ रहे हैं तो T1 T2 के सर्वांग सम है। अगर त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग सम है तो उल्टा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज T2 T1 के सर्वांग सम हो जाएगा। इसका मतलब T2, T1 किस में आ जाएगा, संबंध आर में आ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि संबंध आर कैसा होगा, सममित हो। अब संक्रामक के लिए देखो, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, संक्रामक के लिए होती है कि यदि A, B तथा B, C दोनों संबंध आर में आ रहे हैं तो A, C भी संबंध आर में आएंगे। यही सिद्ध करना होता है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि माना T1, T2 संबंध आर में आ रहे हैं और T2, T3 संबंध आर में आ रहे हैं। अब T1, T2 संबंध आर में आ रहे हैं, इसका मतलब त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग सम। T2, T3 आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज T2 T3 के सर्वांग सम। अब अगर त्रिभुज T1 T2 के और T2 T3 के, तो हम ये लिख सकते हैं ना त्रिभुज T1 T3 के सर्वांग सम हुआ, यानी T1, T3 संबंध आर में आ जाए। तो ये संबंध आर कैसा हो गया, संक्रामक हो गया। तो अब हमने ये सिद्ध कर दिया यहाँ पर कि संबंध आर सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो हम कह सकते हैं ना कि संबंध आर कैसा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। ये सिद्ध होगा। चलिए हम इसके अथवा वाले पार्ट को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 के। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक फलन दे रखा है हमें, फलन क्या दे रखा है हमें, f(x) = 3x। तो जो फलन है वो n से n पर परिभाषित है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये फलन जो है वो एक एक ही होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा, एक एक ही होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक एक ही सिद्ध करेंगे। एक एक के लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि हमने मान लिया f(x1) = f(x2), फलन में x1 और x2 डालने पर मान समान आ रहे हैं। अब अगर हम ये ले आए कि x1 भी x2 के बराबर है तो एक एक ही फलन होगा। अब f(x1) का मान कितना हो जाएगा, 3x1। f(x2) का मान कितना हो जाएगा, 3x2। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 = x। ये आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लेकर चले थे f(x1) = f(x2), लेके क्या आ गया, x1 = x। यानी हम कह सकते हैं कि फलन कैसा हो गया, एक एक ही हो गया। अब हम अगला सिद्ध करेंगे। अगला क्या है, आच्छादक। अब हमें पता है कि कोई भी फलन आच्छादक कब होता है, आच्छादक तब होता है जब उस फलन के सह प्रांत का मान उसके परिसर के बराबर हो जाए। यानी अगर फलन का सह प्रांत और परिसर बराबर है तो फलन कैसे होंगे, आच्छादक होंगे, वरना वो आच्छादक नहीं होंगे। यही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि फलन n से n पर परिभाषित है तो उसका सह प्रांत कितना हो गया, n हो। सह प्रांत यहाँ पर कितना हो गया, n हो। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिसर निकालना है। तो पहले परिसर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब इसका प्रांत भी n है, यानी इसके प्रांत में कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर हम इसका परिसर याद करेंगे
तो परसर के लिए ये सारे मान किस में जाएंगे, 3x में जाएंगे, क्योंकि फलन का मान क्या है, f(x) बराबर 3। अब देखिए अगर हम 3x में x बराबर 1 रख दें तो 3 × 1 तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। अब 2 रख दें तो 3 × 2 हमें क्या मिल जाएगा, 6। 3 रख दें तो 3 × 3 हमें क्या मिल जाएगा, 9। यानी 3 के पहाड़े में जो बोले 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसके परसल में हमें 3 के गुणज मिल जाएंगे। अब क्या इसके परसल में कभी 1 और 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हम 3x चाहें कि 1 के बराबर हो जाए तो कब होगा, जब x a/3 रखा जाएगा। लेकिन x 1/3 तो उसके प्रांत में ही नहीं है, तो वो तो रखा ही नहीं जा सकता। यानी यहाँ पे 1, 2 कभी नहीं मिलेगा, फिर 4, 5 कभी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे जो अवयव हैं जो प्रांत उसके परिसर में है, हाँ तय प्रांत में है, लेकिन परिसर में वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इसके परिसर जो हो जाएगा वो 3 के गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका परिसर क्या हो जाएगा, 3, 6, 9 ऐसे। तो क्या सह प्रांत परिसर बराबर है, नहीं है। तो ये फलन आच्छादक होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये फलन कैसा नहीं है, आच्छादक नहीं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f(x) आच्छादक नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हमारे पास सिद्ध हो। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 9। प्रश्न 9 हमसे क्या कह रहा है, एक फलन है f(x) बराबर sin cos x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए देखिए सबसे पहले फलन को लिख लेते हैं। f(x) का मान हमारे पास कितना है, sin cos x। अब इसे x के सापेक्ष अवकलन हमें करना है, तो हमें ये दिख रहा है कि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमें श्रृंखला नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं इसका। f(x) का मान क्या होगा, सबसे पहले cos जो x है उसको x कैपिटल X की तरह देंगे। तो sin x का अवकलज क्या होता है, बताइए क्या होता है, sin x का होता है cos x, तो जो हो जाएगा cos x। अब श्रृंखला नियम के हिसाब से हमें cos x का फिर से करना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे d/dx cos x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x। cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x, ठीक होता है। तो इसका मान आ जाएगा माइनस का sin x गुणा cos के अंदर cos x। ये इसका उत्तर हमारे पास हो जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला वाक्य कह रहा है यदि y प्लस साइन वाई बराबर किसके है, cos x के, तो हमें dy/dx का मान निकालना। ठीक, अब यहाँ पे हमें समीकरण दे रखा है y प्लस साइन वाई बराबर cos x। हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देख y का अवकलन क्या आएगा, dy/dx, डी आ जाएगा dy/dx। साइन वाई का क्या होगा, पहले साइन का कर देते हैं तो साइन का हो जाएगा cos वाई, फिर वाई का करेंगे तो dy/dx, ये हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या आएगा, cos x का। cos x का कितना होता है, माइनस का साइन x। cos x का फलन क्या होता है, माइनस का साइन x। अब इन दोनों में से अगर हम dy/dx मान ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस cos y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन x। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो यहाँ से अगर हम dy/dx का मान देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x बटे 1 प्लस cos y। ये हमारे पास dy/dx का मान आ जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। हमें मान याद करना है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया है, tan इनवर्स यानी tan का पटलोम 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/, इसको हल करना। हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परसर होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच का। जब हमें ये ज्ञात है कि वो -π/2 से π/2 के बीच का होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले 1/2 को हम ये लिख सकते हैं साइन π/6। हमें बता साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 गुणा π/6। जो हो गया, 2 से 6 कट गया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos π/3।
कॉस पाई बटे 3, पाई बटे 3 कितना होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का बच्चों मान होता है 1/2, ये कट गया। अब जो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स का प्रतिलोम के अंदर एक। अब टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, यही होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि टेन का प्रतिलोम है और जो हो जाएगा टेन π/2। अच्छा, और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ से हमें इसका मान कितना मिल जाएगा, इसका मान हमें मिल जाएगा π/4। तो इस समीकरण का जो मान होगा वो कितना होगा, π/4। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब अगला, अगले में वो कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, हमें इसका मान ज्ञात करना। चलिए लिख लेते हैं फिर, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हमें ये ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर। और कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से लेकर पाई। अब हम ऐसे मान यूज करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/3, यही लिख सकते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कब मिलता है, 30 डिग्री पे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, π/6। यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, π/3 प्लस 2 गुणा, ये कितना हो जाएगा, π/6। 2 से 6 कितनी बार चला गया, 3 बार। तो π/3 प्लस π/3 कितना हो गया, 2π/3। तो ये हमारे पास इसका उत्तर निकल कर आ, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या करा है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमने दे रखा है dr/dt का मान, अगर हम त्रिज्या को r मान लें तो dr/dt का मान कितना हो जाएगा, 0.7। वो कह रहे हैं इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r का मान कितना होगा, 4.9 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो है वो एक वृत्त दे रखा है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो अगर हम परिधि को सी मान लें तो सी का सूत्र कितना हो जाएगा, 2πr, जी हो जाएगा परिधि। अब इसे हम टी के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमें दर निकालनी है। तो dc/dt का मान हो जाएगा 2πdr/dt, जी हो जाएगा। dr/dt का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.7, तो इसका गुणा यहाँ पर इसमें हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा, दर आ जाएगी वृद्धि की। अपन वहाँ की पॉजिटिव है तो वृद्धि हो रही होगी। तो ये प्रश्न का क्या हो गया, हल हो गया, इतना ही करना था। चलिए इसके आगे वाले भाग को देखते हैं, अथवा वाले को, 11 वाले के। अथवा वाले भाग हमसे कह रहा है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 4x, जहाँ पर x संख्या रेखा पर आ रहा है r पर, तो वो वर्तमान फलन, हमें ये दिखाना है कि फलन कैसा वर्तमान है। चलिए अभी हमने देखा था कोई भी फलन वर्तमान या आसमान कब होता है, ये डिपेंड करता है कि उसके f' का मान क्या है। अगर f' का मान 0 से बड़ा है तो वो वर्तमान होगा, 0 से छोटा है तो वो हास्यमान, यही तो होगा। तो देखिए f(x) बराबर हमें दे रखा है x⁻³ माइनस 3x⁻² प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इसका अपकलन कर देंगे, तो f' कर दिया हमने x के साथ, तो जो हो जाएगा 3x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4, जी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते। अब अगर हमने इसमें से 3 बाहर ले लिया तो x² माइनस 2x प्लस 1, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन गया 3x माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, ये किसका मान आ गया, f' का मान। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग का मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगर हम इसमें गुणा कर देंगे 3 का तो भी धनात्मक रहेगा, और अगर हम इसके मान में 1 जोड़ देंगे तो इसका मान हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। अब 1 से बड़ा हो जाएगा तो 0 से बड़ा तो रहेगा ही जाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे f' का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब f' का मान अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि फलन कैसा हो गया, वर्धमान हो।
क्योंकि कोई भी x का मान डाल दो संख्या रेखा से तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, तो फलन कैसा हो गया, वर्धमान हो गया। यही हम सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः S बिलोंग्स टू R पर फलन f वर्धमान है। ये इसका उत्तर हो जाए। आगे आप लोगों को समझ में। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न बार वो हमसे क्या कह रहा है, सदिश हमें ए वेक्टर ए सदिश दे रखा है आई माइनस टू जे, लिख लीजिए। ये सदिश का मान यहाँ पे कितना है, आई माइनस टू जे के अंदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई। अब हमें इसके अंदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो, 7 इकाई। तो हम सबसे पहले इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो मात्रक सदिश क्या होता है, ए सदिश बटे ए सदिश का परिमाण, जी हो जाएगा। यहाँ पे ए सदिश हमारे पास कितना है, आई माइनस टू जे। इसका परिमाण निकाल लीजिए। परिमाण आई के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग तो माइनस 2 का, जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/रूट के अंदर 5, क्योंकि 1 ही आएगा और 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 1 और 4 कितना हो गया, 5। आई माइनस टू जे, ठीक हो जाएगा। अब मैं कितने परिमाण वाला चाहिए, 7 इकाई वाला, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा, 7। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभीष्ट सदिश जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 गुणा ए के मात्रक सदिश के बराबर हो जाएगा। तो जो हो जाएगा 7/रूट के अंदर 5 आई माइनस टू, जी हो जाएगा। अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60/रूट के 5 आई माइनस 14/रूट में 5 जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी सदिश आ गया जो हमें चाहिए था, ये उसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब इसके और वाले भाग को देख। और वाला भाग कह रहा है कि यदि सदिश ए और बी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, यानी एक त्रिभुज हम मान लेते हैं, तो त्रिभुज की संलग्न भुजाओं यानी ये वाला ए सदिश हो गया, ये वाला बी सदिश हो गया, निरूपित करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो जब भी दो सदिश त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को ज्ञात करते हैं तो उसके क्षेत्रफल का हमें सूत्र याद रखना होता है। तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए सदिश और बी सदिश के सदिश गुणन का परिमाण बटे 2। तो ये इसका हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ए सदिश का मान हमें दे रखा है j+2 के। इसी तरीके से बी सदिश का हमें मान दे रखा है i+2j। हम क्या करेंगे, ए और बी सदिश का गुणन का मान निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए सदिश गुणा बी सदिश, जे आई जे के। अब इनके मान लिखो, पहले ए सदिश के लिखेंगे। आई तो है ही नहीं, तो आई का गुणांक क्या हो जाएगा, 0, जे का 1 के का 2। बी सदिश का लिखेंगे तो आई का 1 जे का 2 और के का क्या हो जाएगा, 0। इसको हल कर लीजिए तो आई। अब आई वाली पंक्ति को छोड़ दीजिए और आई वाले किसको छोड़ दीजिए, स्तंभ को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 0 0 माइनस का 4, जे हो जाएगा। माइनस का जे वाली पंक्ति और जे वाले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 0 - 2, प्लस का के, जे वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए के वाले को, तो ये हो जाएगा 0 - 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4i प्लस का 2j और माइनस का के, जी आ जाएगा। अब इसके परिमाण का मान निकालिए। तो परिमाण का मान निकालेंगे तो हम वो कैसे निकालेंगे, कि रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग -4 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो जी हमारे पास आ गया 16 + 4 + 1, ये आ गया रूट के अंदर 21। यार अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी आपने देखा था कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हाफ 1/2 गुणा ए सदिश गुणा बी सदिश का परिमाण। तो जी कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा रूट में 21, जो हो जाएगा रूट 21/2।
वर्ग इकाई जो भी होगी वो आ जाएगी। तो ये इसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। ये हमसे क्या कह रही है, यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनाते हैं, तो इसके दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है। ठीक। अब देखिए, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ जो कोण हम मानते हैं वो कितना मानते हैं, अल्फा। तो अल्फा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। वाई अक्ष के साथ हम बीटा मानते हैं, तो बीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। जेड अक्ष के साथ हम गामा मानते हैं, तो गामा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। यही हो गया हमारे पास। अब हमें दिक् कोसाइन निकालने हैं बच्चों। तो दिक् कोसाइन के सूत्र आप लोगों को याद है? वो याद होने चाहिए, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। अब दिक् कोसाइन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? एल, एम और एन। एल का सूत्र होता है कॉस अल्फा, एम का सूत्र होता है कॉस बीटा, एन का सूत्र होता है कॉस गामा। ये आपको याद। अल्फा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो जो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो ये 0। कॉस बीटा, बीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/। तो गामा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो एन का मान हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ये कितना होता है, √3/2। तो दिक् कोसाइन क्या हो गए, 0, 1/2 और √3/2। ये हमारे पास क्या निकला है, दिक् कोसाइन। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश, एक सदिश दे रहेगा उसके समांतर। अब देखिए, अगर रेखा जो है वो बिंदु किससे जा रही है, 1,2,3 से, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ए सदिश का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा I + 2j + 3k। क्योंकि ए सदिश वो सदिश होता है जिस बिंदु का सदिश होता है जहां से रेखा होकर जाती है। अब रेखा जो है वो समांतर है किसके, इस वाले सदिश के। तो यहाँ पे बी सदिश का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3i + 2j - 2q। यही हो जाएगा। अब हमें एक बिंदु दी जाए जहां से रेखा होकर जा रही है और रेखा जिसके समांतर है वो सदिश दिया जाए। तो अब यहाँ पर अगर हम रेखा का समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखा का समीकरण। तो बच्चों रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेखा का समीकरण हो जाएगा r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। यही हो जाएगा। यहाँ पे मान रख दीजिए। तो r वेक्टर बराबर a कितना हो जाएगा हमारे पास, I + 2j + 3k। यही हो जाएगा एक, प्लस लैम्डा टाइम। अब बी वेक्टर रख दीजिए। बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 3i + 2j - 2k। तो हमारे पास ये रेखा का क्या निकल आएगा, सदिश समीकरण निकल आएगा जो हमें चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x गुणा रूट के अंदर 1 - x² किसके बराबर होगा, 2 साइन इनवर्स x के बराबर। देखिए जो दिया गया पहले वो लिख लेते। हमें दिया साइन इनवर्स 2x गुणा 1 - x²। यहाँ पे प्रतिस्थापन करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर साइन थीटा का प्रतिस्थापन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 - x² है। तो 1 - x² के रूप के लिए x को हम क्या मान सकते हैं, तो साइन थीटा या कॉस थीटा। यहाँ पे साइन मान लेते हैं। अगर x बराबर साइन थीटा मानेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अगर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो साइन इनवर्स 2x गुणा 1 - x² है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा गुणा रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कॉस का वर्ग हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा, ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ये बाहर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा बन। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। अब इसको अगर हम साइन 2 थीटा लिखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 थीटा मिल जाएगा।
अब समीकरण इसके हम थीटा निकाल चुके हैं, थीटा किसके बराबर, साइन इनवर्स के एक्स के बराबर, तो जो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। यही तो मैं सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे और आगे हमें दे रखा है कि टेन कैपिटल में cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x प्लस साइन एक्स। तो हमें इसका सरलतम रूप दिखाना है कि सरलतम रूप क्या होगा। ठीक, चलिए सरल करते हैं। पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x प्लस साइन एक्स, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंश और हर में हम cos का भाग दे देंगे। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स cos x बटे cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x। अंश में भाग हो गया cos x, ऐसे ही हर में भाग दे दीजिए। तो जो हो जाएगा cos x बटे cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x, ये हमने इसका भाग दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़िया, cos x बटे cos x कितना हो गया, एक माइनस टेन एक्स, और जो हो गया एक प्लस टेन एक्स। अब आपको पता है किसका सूत्र होता है, वन माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस टेन एक्स। देखिए अगर हम टेन 45 माइनस एक्स को खोलें तो टेन ए माइनस बी के सूत्र से खोलेगा, टेन ए माइनस टेन बी बटे में वन प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ पे ए जो है वो पाई बटे चार और बी कितना है, एक्स, मान रख दिए। तो जो हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स बटे में वन प्लस टेन, जी हो जाएगा। तो वन माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस टेन एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं टेन पाई बटे चार माइनस एक्स। ये आपको याद भी रखना है, अगर ये याद है सूत्र तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका हल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पाई बटे चार माइनस है, यही तो आ जाएगा। तो ये इसका क्या रूप हो गया, सरलतम रूप हो गया, इससे ज्यादा ही सरल नहीं हो सकता। और आगे इसका हल हो। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15वां। ये क्या है, अवकल समीकरण, एक हमें अवकल समीकरण दे रखा है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना। चलिए ठीक है, करते हैं। पहले हम एक अवकल समीकरण लिख लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है बच्चों, डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना हो गया, वन प्लस वाई स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स पर, ये दे रखा। अब हम क्या करेंगे, एक्स के पद को एक तरफ कर लेंगे, वाई के पद को एक तरफ कर लेंगे। तो जो हो गया वन बटे वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे इनका, दोनों तरफ समाकलन। तो ए बटे वन प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन इनवर्स वन, जी होता। एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, प्लस में क्या लग जाएगा सी। ये इसका व्यापक रूप, इतना ही तो मैं फाइंड करना था। समझ में आ गया फिर? चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है सत्यापित कीजिए कि फलन, एक हमें फलन दे रखा है y बराबर e की पावर x प्लस ए, आपका समीकरण का एक हल है। ठीक है, चलिए सत्यापित कर देते हैं। अब अवकल समीकरण में हम देखेंगे कि कोटि एक का पद है और कोटि दो का पद है। तो पहले हम इसका अपकरण कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें y का मान कितना दे रखा, e की घात है x प्लस एक। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, e की घात x। तो e की पावर x का अवकलन जो होता है e की पावर x होता है, एक का तो शून्य हो जाता है। तो इसको अगर हम एक का शून्य लिखेंगे तो ये e की घात x के बराबर है। दोबारा कर लेते हैं एक और बार। तो जो हो जाएगा कोटि दो का अवकलन, तो इसका मान e की घात x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की घात x ही आ जाएगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसका हल है। तो हमने इसका लेफ्ट साइड ले लिया अवकल समीकरण, और ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमने क्या करा, इन दोनों के मान रख दिए। तो इसका मान जो होता वो e की और x था, और इसका मान भी कितना था, e की और x। ऐसे मान लीजिए, इसको समीकरण दो मान लीजिए, इसको एक मान। समीकरण दो से इसका मान आ गया, समीकरण एक से इसका मान आ गया। देखा, ठीक है, किसके बराबर आ गया, शून्य के बराबर, यानी किसके बराबर हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, एक हल हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो इसी के साथ आपके क्या होते हैं, दो अंकों वाले प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे।
तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे अगर कभी इसी प्रकार के ऐसे थोड़े से अलग प्रश्न आएंगे तो आप उन्हें आराम से हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बच्चों।